नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूं 22 से 28 जून 2020 का रोजगार और निर्माण का जो साप्ताहिक पेपर है इसका रिव्यू। जितनी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी नौकरी की जानकारी और खबरें इस पेपर में दी हुई हैं उस पर हम सारांश रूप में चर्चा करेंगे। पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स और खबरें इसमें कवर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। महिला स्व सहायता समूह के जरिए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने की पहल शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा रही है। महिला स्व सहायता समूह को 1433 करोड़ रुपये दिलाए जाएंगे। स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने गाँव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें, उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेब लिंकिंग के माध्यम से प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की लगभग 10 लाख महिलाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के NIC केंद्रों में उपस्थित स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अपने गाँव और क्षेत्र को जागरूक करने में महिला स्व सहायता समूह आदर्श बने। वे अपने गाँव और क्षेत्र में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाएं। 2 गज की दूरी, 2 गज होता है 6 फीट, सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना आदि ऐसे हथियार हैं जिनके माध्यम से हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको यह महत्वपूर्ण जवाबदारी दे रहा हूं, आप यह भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत का विद्यार्थियों के लिए गणवेश बनाने का कार्य, आजीविका विकास के लिए 65 करोड़ रुपये के कार्य, मुर्गी पालन, भेड़ पालन के लिए 12 करोड़ रुपये के कार्य, 90,000 PPE किट निर्माण के लिए 4.56 करोड़ रुपये के कार्य, टेक होम राशन तैयार करने के लिए 700 करोड़ रुपये के कार्य तथा गौशाला, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, खेत, तालाब, मेड़बंधान, वृक्षारोपण आदि के लिए 252 करोड़ रुपये के कार्य दिलाए जाएंगे। लॉकडाउन अवधि में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उसकी प्रगति की जानकारी उन्होंने दी। कुछ महिला स्व सहायता समूह से भी बात की और उनके अनुभव जाने। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए जापानी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। जापान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित वेबिनार में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन श्री संजय शुक्ला ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों पर प्रेजेंटेशन दिया। वेबिनार में 70 से अधिक जापानी फार्म सहित 95 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। प्रमुख सचिव ने प्रदेश की अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र एवं औद्योगिक परिवेश के संबंध में बताया। उन्होंने राज्य के प्रमुख शक्ति क्षेत्रों की जानकारी दी और बताया कि देश के मध्य में स्थित होने के कारण जापानी कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में किस प्रकार से मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है, देश में नंबर 1 हो गया है मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के मामले में। प्रदेश में 15 जून तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 16 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भंडारण की व्यवस्था की गई। प्रदेश में कोरोना के कारण उपार्जन कार्य 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। अब तक 45 जिलों में 100% परिवहन का कार्य भी पूरा हो गया है। शेष 7 जिलों में तीव्र गति से परिवहन का कार्य अभी चल रहा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए जीवन का आधार बना रोजगार सेतु पोर्टल। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल और दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए शुरू किया गया है रोजगार सेतु पोर्टल। इसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। बहुत सारे प्रवासी श्रमिकों को इससे रोजगार मिला है। पोर्टल पर अभी तक 3457 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 9,938 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है। अकुशल प्रवासी श्रमिकों में 3,06,956 को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है और 1,31,667 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया गया है। रोजगार सेतु पोर्टल नियोक्ताओं के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल और अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त करने का प्रभावी मंच है। इस पोर्टल पर अभी तक 15,863 नियोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। चंबल एक्सप्रेसवे सहित विभिन्न योजनाओं को मिलेगी गति। केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल एक्सप्रेसवे की मंजूरी से चंबल अंचल के विकास को नए आयाम मिलेंगे। योजना के अंतर्गत भारत सरकार को दी जाने वाली भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। कुल 309 किलोमीटर क्षेत्र की प्रगति को साकार करने के लिए योजना से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेज नंबर 2 पर देश भर के पिछले सप्ताह के प्रमुख समाचार दिए गए हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने ड्रोन के रजिस्ट्रेशन को किया शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन विमानों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार उन ड्रोन विमानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है जो कि DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय में पंजीकृत नहीं है और उन्हें ड्रोन पावती संख्या नहीं प्रदान किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि इस तरह के ड्रोन को स्वैच्छिक रूप से जानकारी देने का मौका 14 से 31 जनवरी 2020 के बीच दिया गया था। इस दौरान 19,553 ड्रोन पंजीकृत किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि जन अनुरोध पर ड्रोन रखने वाले लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है। जरूरी सूचना पहले की तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दी जाए। पोर्टल पर सूचना प्रविष्टि करने के बाद मालिकाना हक पावती संख्या और ड्रोन पावती संख्या ऑनलाइन जारी की जाएगी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा कंपनियों को लॉन्ग टर्म मोटर बीमा की अनिवार्यता को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। IRDA ने अगस्त 2018 से 4 पहिया वाहनों के 3 साल को मोटर बीमा पॉलिसी तथा सितंबर 2018 से 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल की मोटर बीमा पॉलिसी को अनिवार्य किया था। IRDA ने अब यह नियम वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद अब 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खरीदारों को लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी लेने का दबाव नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी की वजह से 2 पहिया वाहन मालिकों को 3 से 5 हज़ार रुपये तथा 4 पहिया वाहन मालिकों को 10 से 15 हज़ार रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे थे। फ्रांस के दक्षिणी आइलैंड कोर्सिका में बाढ़ ने कहर मचाया। कोर्सिका में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कोर्सिका प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। प्रशासन के अनुसार कोर्सिका में कुछ घंटे में ही 120 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो कि आमतौर पर 2 महीनों में होती है। IRDA ने बीमा क्लेम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब 8 वर्ष तक प्रीमियम भर चुके ग्राहकों को बीमा कंपनियां क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकेगी। IRDA ने कहा कि नए दिशा निर्देशों से बीमा क्षेत्र में एकरूपता आएगी। मौजूदा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में नए दिशा निर्देशों के अनुसार बदलाव कराना होगा। IRDA ने कहा कि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में बीमा कंपनियों को अपील करने की इजाज़त दी जाएगी। दिशा निर्देशों के तहत बीमा कंपनी को सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 30 दिन के भीतर दावे को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। यदि इस अवधि में बीमा कंपनियां क्लेम नहीं देती है तो उन्हें बीमा पॉलिसी धारक को ब्याज देना चाहिए। ब्याज बैंक दर से 2% ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रांस सरकार द्वारा प्रस्तावित पुलिस सुधार बिल के खिलाफ पुलिस अफसरों ने विरोध प्रकट किया। भारत ने की कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र की मुहिम की अगुवाई। भारत सहित 13 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में कोरोना महामारी पर गलत सूचना से निपटने के लिए तथ्य आधारित सामग्री का प्रचार करने के लिए शुरू की गई मुहिम की अगुवाई की है। इस मुहिम में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, लातविया, लेबनान, मॉरिशस, मेक्सिको, नॉर्वे, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इस मुहिम को विश्व के 132 देशों ने समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के अलावा विश्व में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से भी निपटना होगा। कोरोना संकट के दौर में गलत सूचना फैलाना मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संचार प्रतिक्रिया पहल वेरीफाइड का समर्थन करता है और कोरोना महामारी के दौर में गलत जानकारी से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। तो ये जो पहल है इसको नाम क्या दिया गया है? वेरीफाइड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीमित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस के मध्यम स्तर तक संक्रमित मरीजों के इलाज में वायरल रोधी दवा रेमडेसिविर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा टोसिलिजुमेब और प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार मध्यम स्तर तक कोरोना संक्रमित मरीज वे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि केवल प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के उद्देश्य से रेमडेसिविर को जांच चिकित्सा के रूप में शामिल किया गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कच्छ का बचाव क्षेत्र में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई। भूकंप के झटके अहमदाबाद, पाटन, महसाणा, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और वलसाड़ सहित 20 जिलों में महसूस किए गए। उल्लेखनीय है कि गुजरात के कच्छ में वर्ष 2001 को विनाशकारी भूकंप ने काफ़ी जानमाल का नुकसान पहुंचाया था। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया है। इसमें UGC नेट, JNU एंट्रेंस एग्जाम, IGNOU ओपन मेट, ICAR एंट्रेंस एग्जाम और IELTS पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट शामिल है। इन परीक्षाओं के लिए अब 30 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर इस संबंध में घोषणा करते हुए लिखा कि कोरोना महामारी के कारण कई छात्रों ने NTA की परीक्षाओं के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षाएं कब आयोजित होगी इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कहा कि वह विद्यार्थियों पर बच्चे पेपर देने का दबाव नहीं बनाएगा। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विवादित कानून के खिलाफ चर्च की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस कानून को लेकर मोंटेनेग्रो और सर्बिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च आमने सामने हैं। कोरोना महामारी में असरदार साबित हो सकती है डेक्सामेथासोन दवा, ब्रिटेन का यह दावा है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि सस्ती और हर जगह मिलने वाली डेक्सामेथासोन दवा कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जिन मरीजों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने की वजह से वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, इस दवा के इस्तेमाल से उन मरीजों में मृत्यु का जोखिम 1/3 से कम हो जाता है। विश्वविद्यालय की लीड रिसर्चर प्रोफेसर मार्टिन लैंडर ने एक अध्ययन के हवाले से कहा कि डेक्सामेथासोन दवा का ट्रीटमेंट 10 दिनों तक चलता है और इसमें प्रति मरीज 500 रुपये से भी कम खर्च आता है। उन्होंने कहा कि यह दवा काफ़ी सस्ती है और विश्व भर में उपलब्ध है। बच्चों में होने वाली बीमारी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए अमेरिका में एक वीडियो गेम बनाया गया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए इस गेम को मंजूरी प्रदान की है। FDA ने कहा कि बोस्टन की अकेली इंटरैक्टिव लैब्स द्वारा बनाया गया गेम अटेंशन फंक्शन में सुधार ला सकता है। यह गेम अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लक्षण वाले 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। भारत की 155 कंपनियों ने अमेरिका में 2200 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह दावा भारतीय उद्योग परिसंघ CII की तरफ से कराए गए एक सर्वे में किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों के निवेश से अमेरिका में लगभग 1.25 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 155 भारतीय कंपनियां अमेरिका के सभी राज्यों में कारोबार कर रही हैं। WHO ने फिर रोका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी कि HCQ के सॉलिडेरिटी ट्रायल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर रोक लगा दी है। WHO ने कहा कि कई देशों में ट्रायल होने के बाद भी यह दवा कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित नहीं हुई है। WHO की एक्सपर्ट एना मारिया ने बताया कि हमने जितनी भी स्टडी की है उससे पता चलता है कि HCQ की वजह से कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए WHO ने तय किया है कि HCQ का ट्रायल विश्व के किसी भी देश में कोरोना मरीजों पर नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय कि WHO ने मई 2020 में भी इस दवा के ट्रायल पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में फिर से रोक हटा दी गई थी। HCQ दवा के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच सुलह संबंधी समझौतों को खत्म कर दिया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से लगी सीमाओं पर सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है। साथ ही बंद हो चुके अंतर कोरियाई स्थलों पर फिर से सैनिक तैनात कर दिए हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने फैसला किया है कि BSNL की 4G सुविधा को अपग्रेड करने में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंत्रालय ने BSNL से कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। मंत्रालय ने 4G अपग्रेडेशन के संबंध में सभी टेंडर्स खत्म करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने निजी टेलीकॉम कंपनियों को भी इस संबंध में निर्देश देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने सीरिया पर अब तक के सबसे कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के चलते सीरिया को राजस्व उगाही में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सीरिया में पिछले 10 वर्षों से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करना है। उल्लेखनीय कि इन प्रतिबंधों से सीरिया के राष्ट्रपति बशीर अल असद के लिए सरकार चलाना कठिन हो जाएगा। सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही असद को सत्ता से हटाने के लिए 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वह राष्ट्रपति असद को रूस का समर्थन प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया की कई सरकारी और निजी कंपनियों की वेबसाइट तथा डेटा को निशाना बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर एजेंसियां इस साइबर हमले की जांच में जुटी हुई है। मॉरिसन ने देश के लोगों को इस साइबर हमले से सावधान करते हुए कहा कि लोग डिजिटली कार्य करते समय सतर्क रहें। मॉरिसन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई साइबर हमलों की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से साइबर हमलों में और भी तेजी आई है। मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। 2 जिला पंचायत नीमच मंदसौर और 2 जनपद पंचायत आलोट और होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया गया है। पंचायतों द्वारा सेवाओं के बेहतर प्रदाय पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों में जिला पंचायत को प्रमाण पत्र सहित 50 लाख रुपए, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख से 15 लाख तक के पुरस्कार दिए गए हैं। प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को राजस्व में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के बीच जहां भी संभव हो हमें आर्थिक गतिविधियों को और तेज करना है। अब हमें अनलॉक के फेज ढूंढना है और इसी दिशा में कदम बढ़ाना है। तो बहुत सारी अफवाहें जो फैल रही थी कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, उस पर इस खबर से बिल्कुल विराम लग गया है। लॉकडाउन के दबाव को मन से बाहर निकालना है। अब राज्यों को निर्णय लेना है कि अनलॉक फेज 2 कैसा हो।
खुशी की बात है कि हर राज्य आर्थिक विकास की गतिविधियों को तेजी देने का प्रयास कर रहा है। प्रतिबंध कम हो, गतिविधियां बढ़े, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को राज्य प्राथमिकता दे, ऐसी प्रधानमंत्री ने मंशा जताई। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। टेलीमेडिसिन पर जोर देना अच्छी बात रहेगी। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में यंग वॉलंटियर्स तैयार करने होंगे, लोगों को सचेत करना होगा, जागरूकता बरतनी होगी। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से हम कोरोना पर तो विजय पाएंगे ही, साथ ही आर्थिक विकास की बुलंदियां भी छुएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की गई। शेष राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लिखित में स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। मध्य प्रदेश की जानकारी में बताया गया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति पूरी देश की तुलना में आधी से भी कम है। डबलिंग रेट 41 दिन मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में है 19 दिन। मध्य प्रदेश में पिछले 12 मई की तुलना में जब प्रधानमंत्री ने राज्यों की कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी, तब मध्य प्रदेश के कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर मात्र 46% थी। वही 16 जून को यह बढ़कर 73% हो गई और अभी तो 75% से भी ज़्यादा हो गई है। जबकि भारत में कोरोना का रिकवरी रेट जो है 52 से 54% फिलहाल है। तो लगातार मामलों में कमी आ रही है। 2300-2400 मामले मध्य प्रदेश में अब बचे हैं। मध्य प्रदेश में IITT मॉडल अपनाया गया है कोरोना की रोकथाम के लिए। इसका मतलब है आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट। आइडेंटिफाई के अंतर्गत सघन सर्वे तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। फीवर क्लिनिक के माध्यम से भी मरीजों की पहचान की गई। फर्स्ट कॉन्टैक्ट तथा हाई रिस्क वाले मरीजों को घर पर तथा संस्थान में आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नित नए उपाय किए जा रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ब्रह्मांड को जाने के अंतर्गत यहाँ पर पृथ्वी के बारे में जानकारी दी गई है। देवेश तिवारी का आलेख है। देखिए, महाद्वीपों का बहाव, महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की कल्पना ये है कि महाद्वीप सागर में अति विशाल जहाज की तरह तैरते हैं। 35 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक भूगर्भ काल के समय में उत्तर में लोरेशिया के बड़े बड़े महाद्वीपीय समूह और दक्षिण गोंडवाना लैंड के द्वीप समूह एक दूसरे की तरफ बहने लगे। तो पहले जब पृथ्वी की निर्माण की शुरुआत हुई तो 2 हिस्से पृथ्वी के थे, एक लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश भाग भूमध्यवर्ती अक्षांश में पड़ गए। फिर 20 करोड़ साल पहले उत्तर भूगर्भ काल में लोरेशिया और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, जिसके कारण विशाल महाद्वीप पेंजिया और विशाल सागर, जिसे पंथालासा कहा जाता है, उसका जन्म हुआ। ये अंतिम ट्राइसिक युग तक विशाल रूप में सुरक्षित बचे थे। उस क्षेत्र में एक विशाल खाड़ी बन गई जिसे कहा गया टेथिस सागर। उसे आज हम भूमध्य सागर और एल्पाइन हिमालयन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसके बाद 5 करोड़ वर्ष पहले आदि नूतन काल में पेंजिया का विखंडन चरम सीमा पर पहुंच गया। महाद्वीप और महासागर उस रूप में आ गए जैसे कि आज दिखाई देते हैं। अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ और टेथिस सागर संकरा हो गया, जबकि भारतीय महाद्वीप अलग हो गया और तैरते हुए उत्तरी एशिया से टकराया। अब आते हैं वर्तमान युग में। तो पृथ्वी के अधिकांश महाद्वीप का उत्तर की तरफ खिसकना आज भी जारी है। आदि नूतन काल में हुए परिवर्तन के कारण अटलांटिक महासागर का विस्तार लगातार जारी है। भारतीय महाद्वीपों का टकराव दोनों एशियाई द्वीप समूहों और अंटार्कटिका से होकर ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। अपनी ज़मीन छोड़ने का जो दर्द और संघर्ष है उसके बारे में सर्जना चतुर्वेदी का यह आलेख है। कुछ पंक्तियों से इन्होंने शुरुआत की है। शहरों में कहर पड़ा है और ठाव नहीं गाँव में, अंतर में खतरे के शंख बजे, दुराशा के पंख लगे पाँव में। त्राही शरण शरण रुकते नहीं युगल चरण, थमती नहीं भीतर कहीं गूंज रही एक सुर रटन। कैसे बचे कैसे बचे कैसे बचे, आन मान वह तो उफान है गुरूर का, पहली ज़रूरत है जान से निपटना। 23 अक्टूबर 1947 को इलाहाबाद में यह कविता ठाव नहीं नाम से हिंदी साहित्य के महान रचनाकार सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञेय ने लिखी थी। यह कविता हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन पर केंद्रित उनके कविता संग्रह शरणार्थी से ली गई है। यहाँ पर हम बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार दुनिया भर में अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होने वालों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ से अधिक अभी हो चुकी है। शरणार्थियों के दर्द को बताना इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही है। इसकी वजह से पूरी दुनिया संकट की स्थिति में भी है। ऐसे में हमें पूरी दुनिया को सबके लिए समान रूप से बनाने के लिए हो रहे संघर्ष को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है। एक ऐसी दुनिया जो सबके लिए समान हो, जहां कोई पीछे न रह जाए। हालांकि हम में से इसमें किसकी क्या भूमिका है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ बदलाव ला सकता है। यही इस साल का
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का कैंपेन है। इस साल हमारा लक्ष्य लोगों को यह याद दिलाना है कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चाहे शरणार्थी ही क्यों ना हो, हर कोई समाज में योगदान दे सकता है और हर उस कार्य को गिना जाएगा जो सबके लिए समान न्यायपूर्ण दुनिया को बनाने के लिए हित में होगा। पहला विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया था वर्ष 2001 में और तभी से मनाया जा रहा है। अफ्रीकी शरणार्थी दिवस 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में कई देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 55/76 प्रस्ताव को अपनाया और हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। प्रस्ताव पारित होने के दिन महासभा ने वर्ष 2001 को शरणार्थी की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया। अफ्रीकी एकता संगठन भी 20 जून के लिए सहमत हो गया क्योंकि अफ्रीकी शरणार्थी दिवस अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के साथ मेल खाता है। तो इस तरह से हुई इसकी शुरुआत। शरणार्थियों के लिए कानून की बात करें तो 1951 में जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ शरणार्थी कानून का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साधन है। कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शरणार्थी कौन है और वे किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा, अन्य सहायता और सामाजिक अधिकार उन देशों से प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। कन्वेंशन पोषित सरकार के प्रति शरणार्थियों के दायित्व को भी स्पष्ट करता है। शुरुआती समय में कन्वेंशन लेवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से यूरोपीय शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए सीमित था, लेकिन एक अन्य दस्तावेज 1967 के प्रोटोकॉल ने कन्वेंशन के दायरे को विस्तार दिया क्योंकि दुनिया भर में विस्थापन की अत्यधिक समस्या फैल गई थी। शरणार्थियों के जीवन में बदलाव की जब बात करते हैं तो अधिकांश लोगों की मदद का सबसे अच्छा तरीका यह है कि विस्थापन के लिए जिम्मेदार संघर्षों को समाप्त करने की दिशा में काम करना, विदेशी सहायता के बेहतर ढंग से कार्यान्वित करना और साझेदारों और मित्र राष्ट्रों के साथ वित्तीय बोझ में भागीदारी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने स्तर पर किसी न किसी शरणार्थी के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे तो यकीनन हल हो सकता है। यदि आप ठेकेदार हैं तो यह निविदा निकली है, देख सकते हैं, लेकिन हम निविदा के बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे, केवल नौकरियों के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा सुविचार है, जॉर्ज कोलराइजर कहते हैं, जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं और सफल हो जाएं। सफलता का यही गुरु मंत्र है। कार्यालय कलेक्टर लोक सेवा प्रबंधन विभाग जिला कटनी में टेंडर जारी किए हैं। कटनी जिले में स्लिमनाबाद लोक सेवा केंद्र के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट ऑपरेटरों के चयन हेतु कॉन्ट्रैक्ट आमंत्रित किए गए हैं। निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र और समस्त संशोधन और लोक सेवा केंद्र स्लिमनाबाद की जानकारी जिले की वेबसाइट katni.nic.in, mp-district.gov.in और katni.mp.gov.in यहाँ पर देखी जा सकती है। 16 जुलाई लास्ट डेट है कार्यालय में निविदा प्रपत्र भरकर जमा करने की। मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भर्ती खुली है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 7 जुलाई 2020 तक। ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट 60,000 सैलरी रहेगी। एसटी के पद हैं एक। सॉफ्ट स्किल स्पेशलिस्ट एसटी के लिए एक पद है। वर्कशॉप लैब टेक्नीशियन का एक पद है, यह भी एसटी के लिए है। तो सॉफ्ट स्किल स्पेशलिस्ट का जो सैलरी है 50,000 रुपये है। वर्कशॉप या लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो है 35,000। टेक्नीशियन फैसिलिटी मैनेजमेंट के 2 पद जनरल के लिए हैं, एक पद एससी के लिए है और 2 पद एसटी के लिए है। 25,000 इसमें सैलरी रहेगी, तो सैलरी अच्छी खासी है। और अधिक जानकारी के लिए www.mpskills.gov.in या फिर mpsdp.mp.gov.in यहाँ पर जाकर के जानकारी देखी जा सकती है। आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वह ईमेल आईडी है globalskillpark@mp.gov.in। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हार्ड कॉपी कंसाइडर नहीं की जाएगी इवैल्यूएशन के लिए। तो डेडलाइन का ज़रूर ध्यान रखें, 7 जुलाई 2020 से पहले ही आपको यह ईमेल के माध्यम से भेज देना है। 18 जून से 8 जुलाई तक यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन के लिए। 7 जुलाई तक आप जो है अपनी क्वेरी यानी कि प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यालय कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग संभाग अशोकनगर में यह निविदा निकली है। मरम्मत के लिए है, जो भी ठेकेदार इच्छुक हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ओल्ड पलाशिया इंदौर में भी यह विज्ञप्ति जारी की गई है छात्रावास निर्माण वगैरह के लिए। इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरे एमपी के सभी ज़िलों में लगभग यह टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि हम यहाँ पर टेंडर की बात नहीं करेंगे, जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में केवल बात करेंगे। तो जिस पेज पर भी वैकेंसी दी हुई है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का जो सेतु होता है वह अनुशासन, इसलिए जीवन में सफल होने के लिए और ख़ास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुशासन बेहद ही ज़रूरी है। रीवा जिले में भर्ती खुली है। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र झीरिया, रीवा, मध्य प्रदेश, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत यह संचालित है। भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की DDRS योजना के अंतर्गत जिला प्रबंध समिति DDRC रीवा द्वारा संचालित जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र रीवा के लिए अस्थायी और मानदेय पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके आवेदन फॉर्म लेने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 थी, लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया, इसलिए आवेदन फिर से आमंत्रित किए गए हैं 13 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक। पद का नाम है सीनियर प्रोस्थेटिस्ट अर्थोटिस्ट, एक पद। इसके लिए योग्यता है डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक, प्रिफरेबली फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट विथ 5 ईयर्स। मानदेय इसमें रहेगा 8,200 प्लस 11,800 यानी कि 20,000। फील्ड और पब्लिसिटी असिस्टेंट का एक पद है, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है, 14,500 वेतन रहेगा। वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, PGDCA होगा। वांछित योग्यता 14,500 सैलरी है। उम्र, अनुभव और अन्य जानकारी पहले की विज्ञप्ति जो कि 9 मार्च को जारी की गई थी उसमें दी गई है। पहले से जो अप्लाई कर चुके हैं उन्हें फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 जुलाई से पहले आप अप्लाई कर दें यदि इसमें इंटरेस्टेड हो तो। चलिए और कुछ वैकेंसी यदि निकली है तो हम देख लेते हैं। MapIT ने विज्ञप्ति जारी की है दोस्तों, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी यानी DGS में। डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर 11 पद है, 35,000 वेतन रहेगा। जिला लेवल पर आपकी पोस्टिंग होगी। इसके लिए योग्यता मांगी गई है गेट, कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, BE, BTech, MSc। इसमें कट ऑफ मार्क्स जो आपका ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। OBC के लिए 60% और SC ST के लिए 50%। लीड ट्रेनर की पोस्ट है, वेतन 35,000। इसके लिए गेट, BE, BTech, MCA, MSc या फिर ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन से। साथ ही में कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। OBC के लिए 60% मिनिमम और SC ST के लिए 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 11 पोस्टें हैं। असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर यानी कि AEGM के 155 पद है, 30,000 वेतन रहेगा। ब्लॉक और तहसील लेवल पर यह पोस्टिंग होगी। इसके लिए गेट, BE, BTech, MCA, MSc। कट ऑफ मार्क्स जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए 60%, अनरिजर्व्ड और OBC के लिए और SC ST के लिए 50%। ट्रेनर के लिए गेट, BE, BTech, MCA, MSc या फिर ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन से। साथ ही में कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स है उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही 60% कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। SC ST के लिए 50%। 8 पोस्ट है ट्रेनर की। तो यहाँ पर ट्रेनर और लीड ट्रेनर के अच्छी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर की भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बात करें लास्ट डेट की तो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पर हम देख लेते हैं 18 जून 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.mapit.gov.in और www.mpionline.gov.in यहाँ पर आप जाकर के जानकारी देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा यानी कि PPT 2020 के लिए सूचना जारी की गई है। 25 जून 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं MP ऑनलाइन के जरिए या फिर PEB की वेबसाइट के जरिए विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक के
पैनल हेतु एक पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम दिनांक है 6 जुलाई 2020। और अधिक जानकारी के लिए www.mpRRDA.com या default.html पर जानकारी आप देख सकते हैं।